माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 321 श्री अशोक कुमार रावत। नो क्वेश्चन आवर नो। माननीय सदस्य, आपको आफ्टर क्वेश्चन आवर नो। अशोक कुमार रावत। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रख दिया है। क्वेश्चन नंबर अशोक कुमार नो। श्री टी सुमति, आफ्टर क्वेश्चन आवर प्लीज, आफ्टर क्वेश्चन आवर, आफ्टर Sir, can I? Yes, please. Sir, I'd like to ask the Minister through you. The ischemic heart disease was the leading cause of years of life lost due to premature mortality in Tamil Nadu in 2016. Were any steps taken by the union government to mitigate such diseases, sir? Thank you. सर, आदरणीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूँगी कि लगातार हम स्क्रीनिंग हो या फिर पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उसका टेस्टिंग हो, मदर के एएनसी चेकअप को भी मैंडेटरी किया है। लगभग 4 एएनसी तो हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से भी की जा चुकी है, जिसमें कि इस तरीके के हार्ट डिसीज को पहले ही डिटेक्ट किया जाए, जिसमें हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स का भी सहभाग होता है। आदरणीय सदस्य को मैं ये कहना चाहूंगी कि एनसीडी क्लिनिक्स भी चलाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू वी आर डायग्नोसिंग द पेशेंट एंड ट्रीटिंग देम। धन्यवाद। प्रताप चंद्र सारंगी। Sir, whether consumption of crushed dust is very much responsible for diseases like silicosis and tuberculosis, whether government has initiated any study in this line, and what are the findings and what steps has been taken to remedy the malady? Sir, what steps have been taken to stop illegal crush-ups and other illegal operation of industries which are responsible for this? How to maintain the general immunity of common masses, and how to control the air pollution, which is very much responsible for heart diseases, and the today's sound pollution is very much creating very much alarming situation, and what steps has been taken by the government to stop all these things? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि उन्होंने चिंता जताई है कि सिलिकोसिस को लेके क्या हेल्थ डिपार्टमेंट का काम चल रहा है। बिल्कुल, सिलिकोसिस हो या अदर कॉजेस के कारण हार्ट डिसीज हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, उसके कारण एक स्क्रीनिंग भी किया जाता है। जो कंपनीज है उसके तहत हमारी हेल्थ टीम स्क्रीनिंग भी करती है, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेपरेट नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है। उस तरीके से ये स्क्रीनिंग आगे भी बढ़ा है, और इसके तहत हम स्केल अप रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फॉर टीबी डायग्नोसिस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज क्लोजर टू द कम्युनिटी की भी सुविधा दी गई है, और ड्रग्स और उसके लिए गांव-गांव तक हमारी आशा बहनें ये सेवाएं भी प्रदान कर रही है। श्री बेनी बेनन। Sir, the minister's reply is very good reply. I congratulate for the minister, and the government of India supporting free cost to dialysis service. Sir, in many countries, these kidney patients and other patients include in the disability list. Whether the government of India include the kidney patients and the heart patient in the disability list, so they will get so many other type of help, including their family members. सर, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग द डायलिसिस सेंटर के तहत है। Can you provide them, include them in the disability list, so they will get another assistance? Yes. The financial assistance and other assistance to the family members also. सर, ये प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जो सेवा दी जा रही है फॉर दैट किडनी पेशेंट की डायलिसिस के लिए, ये आज हमने
लगभग 1000 सेंटर्स खुले हैं, जिसमें कि हमारे 7000 मशीन्स है। डायलिसिस सर्विसेज पेशेंट के लिए आज तक 13 लाख पेशेंट के लिए प्रोवाइड की है और लगभग 137 लाख हीमोडायलिसिस के सेशन हुए हैं। सर, ये खास तौर पे बीपीएल के पेशेंट को हमारी प्रायोरिटी है और जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा है, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट थ्रू यू सर कि दे कैन सेंड प्रपोजल्स थ्रू पीआईपी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। धन्यवाद। जगदम्बापाल जी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे हमें अनुमति दी है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि WHO की जो रिपोर्ट है 2021 की टीबी के संबंध में, इसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सर्वे किया है कि जो आर्सेनिक वाटर है कंटेमिनेटेड, जिसके कारण काफ़ी बीमारियां हो रही हैं, किडनी की, लंग्स की और यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो रहा है। तो हमारे सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती जो नेपाल की फुटहिल्स हैं, वहाँ के पानी में जो WHO की भी रिपोर्ट्स है और सर्वे के अनुसार, तो जो पूरे देश में भी इस तरह से अगर आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेटेड है जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही, उसके संबंध में क्या कोई अध्ययन भारत सरकार कराएगी या किया है? अगर किया है तो उस संबंध में फिर क्या उपाय या क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सरकार तय कर रही है कि इस तरह से लोगों को शुद्ध वाटर मिले, जिससे कि जो जल जनित बीमारियां हैं वो जल जनित बीमारियों को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रेज किया है। ट्यूबरक्लोसिस और पानी से होने वाले रोग दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं पहले ट्यूबरक्लोसिस के संदर्भ में बता दूं माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 21 से 25 लाख ट्यूबरक्लोसिस के केस प्रतिवर्ष आते हैं और उसमें से 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ट्यूबरक्लोसिस का देश में से टीबी से मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस कार्यक्रम में कई बार उपस्थित रह चुके हैं और देश में सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप को जोड़ के आज कई लोग ट्यूबरक्लोसिस के डिसीज से ग्रस्त लोगों को गोद ले रहा है, उसको रेगुलर गवर्नमेंट की ओर से मेडिसिन सप्लाई जा रही है और उसको न्यूट्रिएंट फूड भी दिया जाता है, जैसे कि टीबी से नाबूदी, टीबी से देश को मुक्ति मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया है कि 2025 तक हमें देश में से टीबी मुक्त करना, इस दिशा में मुहिम चल रही है और हम उसमें सक्सेसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि पानी की वजह से कई डिसीज फैलते। बात सही है, हर देश के नागरिक को अच्छा पानी मिले, इसलिए हर घर नल की योजना चलाई जा रही है, जैसे उसको नल पे पानी मिले, शुद्ध पानी मिले और शुद्ध पानी मिलने से भी कई रोग नाबूद हो सकते हैं। बात सही है और इस दिशा में हम गति से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 322 श्री तुरुना बुक्रार सर। Question number 322, sir. माननीय मंत्री जी। Answer is laid on the table of the House. That's okay. Sir, this harassment, chasing, killing, putting them in jail, it doesn't occur once in a way. So at least every month, 2-3 times, the Sri Lankan Navy is repeatedly harassing, doing a lot of atrocities against our Tamil fishermen. So last 3 years alone, in 2020, 74 fishermen were arrested and jailed. In 21, 143 fishermen were arrested. This year in 22, so far 88 people have been arrested. Even 2 days back, 2 days before, 16 fishermen from Rameswaram area have been arrested. Sir, fishermen from Nagapattinam, Kotepattinam, Jagadapattinam, Pamban, Rameswaram, the entire coastal area, repeatedly, yes sir, repeatedly they are arrested in jail. Question. Sir, their boats are damaged. Those days, earlier, few years back, they were warned, fishermen, sometimes if they cross the boundary, they are alert like that. But even if it is, some people cross the maritime boundary, they should be warned and sent back. Should not be fired and killed. And boats are damaged, nets are damaged.
the catchment officers are carried away. So this should not happen, sir. Honorable member, I want to know, question. yes, sir. I want to know from the Honorable Minister. This should not happen again, sir. So what are the steps taken by the central government to stop these atrocities against Tamil fishermen? Sir, the government of Modi ji has always been making efforts for the safety and security of Indians wherever they are. And Indians abroad, whether they are fishermen, whether they are students, whether they are laborers, their safety and security has been of utmost importance. Very recently, we brought back 22,500 students from Ukraine in the war-torn area. And let me, so this is not a fishermen of Tamil Nadu who have been taken into custody by the Sri Lankan authorities. Government has been engaging with the Sri Lankan government, and every year, whatever the number that has been given, 74 were arrested, were taken into custody in 2020, 96 were taken into custody in 22, but barring the 16 who are still in custody, we have been able to bring back every Indian fisherman who have been taken into custody by the Sri Lankan authorities, and Government of India continues to engage with the Sri Lankan authorities to bring back every Indian fisherman, including the 16 who are at present in the custody of the Sri Lankan authorities. Honorable member. Yes, sir. Sir, every time when our fishermen are arrested and jailed, we members from Tamil Nadu, every time we raise this issue, your same reply every time you are giving. The sympathy alone will not resolve the problem, will not address the problem. So, what concrete step you have taken? It should be taken in the ministerial level. Either Prime Minister to Prime Minister, concerned Minister to Cabinet Minister there. Where mere sympathy of words will not resolve the problem, address the problem. Sir, two things I want to ask. Sir, the people who are arrested, jailed still, should be immediately released. You have to take steps for that, number one. Sir, number two, for the damn boats, more than 100 boats were seized, laying on the seashore of Sri Lanka, destroyed, action, damage. Okay. So compensation should be, sir, we should get the compensation from Sri Lankan government for our Tamil Nadu fishermen. This Sir, should be immediately. This should be done. So every boat costs 50 lakhs, 1 crore. Please. Sir, I appreciate the concern of the honourable member, and through you, Let me complete. So the boat costs 50 lakhs, 1 crore. The poor fishermen, they pledges their houses, jewels, everything, and buy the boat, but they are not getting back. So the damage should be claimed. So what are the steps the government has taken so far? And I request the government to insist the Sri Lankan government to give compensation to our fishermen. Sir, through you, I would like to inform the member that, as I mentioned earlier in the first part of my reply, government has been taking it up at the highest level. A setup of 2+2, that is the foreign minister and the fisheries minister. A mechanism has been set up to deal with such issues. There is a joint working group at the level of the fisheries ministry, and I would like to inform the House through you, sir, that today the joint working group is meeting between India and Sri Lanka to discuss all such issues. I would also like to mention that our mission has been interacting with them, providing consular access, providing the legal assistance, their day-to-day needs. So Government of India gives utmost importance to every Indian across the world, wherever they are. Shri Vijay Basant. Thank you, Speaker, sir.
Sir, I want to raise a question. I've come from Kanyakumari, which is a long coastal line, and a lot of people go for deep fishing. And I'm talking on behalf of all the MPs who represent the coastal area. Sir, people get caught every time, and it takes a long time to get them bailed out. And my request is, what is the external ministry should have a diplomatic agreements with the coastal countries so that the people don't suffer like this, because they have imposed for a huge fine, and which the poor fishermen are not in a position to pay it. So I request the government to have the diplomatic agreements with all the coastal things, which will be helpful for the fishermen and not get stayed there and suffer a lot. Because our livelihood is dependent on the fishing, and they go for deep fishing and they cross the borders not unknowingly, and they get suffer a lot. So I need the government to take a call on it and have a diplomatic agreements with all the coastal countries, sir. Thank you. Sir, I would like to inform the honourable member through you that this is not this is an issue which the government is very much concerned. It's not only about Sri Lanka. During the last week, 3 days ago, there was an incident where 61 fishermen were detained in Seychelles, 56 from Tamil Nadu, from Assam and from Kerala. The government and our mission in Seychelles moved so fast that 7th, the case came up in the Seychelles court, 22nd, they were let off, and they were repatriated back to India by the Indian Air Force flight on the same day. So this shows the concern and the seriousness in which the government of India under the Prime Minister approaches such issues. So I would also like to mention that government is in consultation, government is in discussion on issues related to Indian labor, whether they are fishermen, whether they are in some other jobs, to enter into agreements, understandings with various countries, and definitely I would say that this issue, it continues to be of serious concern and of utmost importance. Honourable Speaker, sir, we used to have a rapid response diplomatic channel to intervene in such issues of our fishers. Now, most of the time, Ministry of External Affairs is not considering this issue. Our poor fishers running court case in foreign countries their own. Whether the Ministry of External Affairs will initiate a permanent diplomatic channel to deal with this issue. Yes. I would like to inform the honourable member through you that his doubt that the Indian missions are not taking serious attention. I would like to clarify on that. Sir, every time such an issue comes up, Indian fishermen and their fishing boats are apprehended. Immediate steps are taken by the Indian missions. First, their confirmation of the detention, then provision of consular access, their early release and repatriation, along with fishing boats. And during the consular access, mission provides articles of daily use to the prisoners and inquire about their health. So the diplomatic mechanism, our missions are empowered to take up those diplomatic efforts, to see that the Indian fishermen who are apprehended by various other countries wherever they by mistake cross over the maritime borders, but every effort is made to bring them back, and for that all diplomatic efforts are undertaken. Question number 323, Diya Kumari ji. 23 आप सभा पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद और योग के महत्व पर विशेष ध्यान दिया और पूरे देश में आयुष का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि अभी हाल ही में वो मेरे राजसमंद
मेरे लोकसभा क्षेत्र राजसमंद में एक कार्यक्रम में पधारे थे और उस कार्यक्रम में एक पत्र के माध्यम से मैंने उन्हें आग्रह किया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाने की बहुत बड़ी डिमांड है और उस पर ध्यान देके वहां पर आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाए जाएं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि इस पे अभी तक सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे साथी संसद सभ्य महोदय ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेहत अच्छी रहे उसके बारे में प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देता हूं। वैसे भी जब इंसान बीमार होता है और पेशेंट बन जाता है तो उसके रिलेटिव की कंडीशन बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे ही 2014 में अपना एज ए प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभाला, तुरंत ही उसने नेशनल आयुष मिशन घोषित किया। तो जैसे नेशनल आयुष मिशन में क्या पार्ट है, तो पहले तो आदमी बीमार ही ना पड़े, मीन्स प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। माननीय मंत्री जी, आप तो ये जवाब दो, सिस्टम क्या है? क्या राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है? कैसे वेलनेस सेंटर, बता दो उनको। उसमें क्या है कि जो राज्य सरकार प्रस्ताव हमको भेजती है, उसके बाद उसका जो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान होता है, उस स्टेट एनुअल एक्शन प्लान से हमारी मिनिस्ट्री में प्रपोजल आती है। उसके बाद हम विचारणा करके उसको एग्जामिन करके हम आयुष और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देते हैं। तो मैं जब नाथ द्वारा गया था तो उन लोगों ने गिने चुने ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डिमांड किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आगेवानी में हमारी मिनिस्ट्री ने राजस्थान को कुल हम 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दे रहे हैं, उसमें राजस्थान को 1,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा राजस्थान के लोगों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उसमें उसके जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमने नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आयुष मंत्रालय द्वारा राजस्थान जिले में कुल 26 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार राजस्थान जिले में 14 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रगतिशील श्रेणी के तरह कार्यात्मक है। माननीय मेंबर, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैंने जितने मांगे थे उनसे ज्यादा आपने आयुष वेलनेस सेंटर्स मेरे संसदीय क्षेत्र को दिए, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरी 2 डिमांड्स और हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में बोटाटी धाम है जहां पर पैरालिसिस के बहुत ज्यादा पेशेंट्स भी आते हैं। तो बोटाटी धाम में आयुष वेलनेस सेंटर खोले जाने का मैं एक आपसे एक निवेदन करती हूं कि वहां भी एक आयुष वेलनेस सेंटर खोला जाए और जेतारन में भी एक आयुष वेलनेस सेंटर खोला जाए, जो कि दोनों ही इस लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा राजसमंद धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है, यहाँ आयुष अस्पताल की आवश्यकता लंबे समय से है और मेरी ये मांग है, मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी ये एक मांग है कि वहां पर राजसमंद जिले में मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत 100 बेड का आयुष अस्पताल खोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत बुटाटी धाम और जैतारण में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से उचित प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुसार आयुष मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर सकती है और इसको हम एग्जामिन करेंगे। और साथ में ही जैसे हमारे साथी संसद महोदय ने अपने 100 बेड के आयुष हॉस्पिटल में डिमांड किया, लेकिन नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत हमारी मिनिस्ट्री की ओर से 50, 50, 30 या 10 बेडेड एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता का प्राविधान है और इस हेतु प्रदेश सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से उचित प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुसार आयुष मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर सकती है। वैसे भी हमने राजस्थान में कुल 6 50 बेडेड इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर, चूरू,
बीकानेर, सीकर और जयपुर में हमने ऑलरेडी ये 50 बेडेड हॉस्पिटल ऑलरेडी अलॉट कर दिया है। श्री डीन कुरियाकोस। Sir, in connection with the Health and Wellness Center, sports Ayurvedic treatment having so much demand, especially in Kerala. In my constituency, we are under preparation for start a sports Ayurvedic center there. Sir, my question is, in connection with the Health and Wellness Center under Ayush Ministry, whether the government may take initiative to start sports Ayurvedic treatment center. Good question. Very good question. Respected Speaker, sir, in reply to the question raised by Honourable Member, I could say that if the Government of Kerala send a proposal through their annual action plan, then definitely this ministry will look into the matter. Question number 324, Sri Chandan Singh ji. चैनल नंबर 324। माननीय मंत्री जी। सदन पटल पे रखा। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो विचाराधीन कैदी है और उन्हें कोई सजा भी नहीं हुई है, फिर भी उन्हें मतदान से वंचित रखा जाता है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार विचाराधीन कैदियों को मतदान का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्या यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं है? सर, वोटिंग का प्रोसेस इस देश में बिल्कुल साफ है और इलेक्शन कमीशन समय समय पे लोगों के सामने में भी इसका जागरूकता लाते रहते हैं। चाहे वो जेल में हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, एनकरेजमेंट दिया जाता है कि उसका वोटिंग हो, लेकिन किसी एक परिस्थिति की वजह से उसका वोटिंग नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसको जबरदस्ती वोटिंग करने का, कंपल्सरी करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए वोटिंग करना सबका अधिकार है, लेकिन जबरन वोटिंग कराना ये कोई इस तरह का प्रावधान संविधान में भी नहीं है और इस पार्लियामेंट ने भी कोई चीज का पारित नहीं किया है। वो तो पूछ रहा है विचाराधीन कैदी को परमिशन है या नहीं। वही मैंने कहा कि अभी उसके बारे में अगर मैं कहूंगा कि किसी कैदी को लेकर के, तो क्योंकि वोटिंग राइट पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सब देश का नागरिक का समान अधिकार है, इसलिए हम अलग से कैदी के लिए बात नहीं रख सकते। अजय निषाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक है। महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान 100% हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अभी हमारे देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम फर्जी मतदान की समस्या से निजात मिलेगा। महोदय, ऐसा देखा गया है कि बड़ी तादाद में लोग अपनी आजीविका, रोजगार और रोजी रोटी के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से काफी दूर दूसरे प्रदेश में रहते हैं और चुनाव के समय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं और मतदान से वंचित हो जाते हैं, जिसका असर प्रतिशत पर पड़ता है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, क्या जिस प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लाई गई है, क्या उसी प्रकार वन नेशन वन वोटर आई कार्ड का योजना लाने का सरकार विचार कर रही है क्या? सर, जो हमारे सदस्य ने पूछा है ये बहुत ही गंभीर मामला भी है और ये सरकार का विचार में भी है कि इस पे कुछ कदम उठाया जाए और हमने प्रक्रिया भी शुरू किया है और मेरे लेवल में भी इलेक्शन कमीशन से भी इसके बारे में काफी जिक्र किए हैं कि पूरे देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए और एक मात्र इलेक्टोरल रोल हो जिसको सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉलो करे, इसका भी हमारा विचार है। तो इसके लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें लेकिन फर्जी वोटिंग से रुके, इसलिए जो पिछले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लाए थे उसमें हमने एक इलेक्टोरल रोल को आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान भी उसमें रखा है।
अभी वो कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन इससे जो डबल नाम होते हैं, फर्जी वोटिंग होते हैं, जो बोगस वोटिंग होते हैं, उसमें भी रुकने का बड़ा इसमें कामयाब होने का संभावनाएं है। और भी आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो भी जरूरत कदम है हम उठाएंगे। और हमारे सरकार के सोच में है कि वन नेशन वन वोटर लिस्ट हो, ये हमारा सोच है। और साथ साथ में एक क्लीन इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम हो, ये भी हमारा सोच है। राजीव रंजन सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के मूल प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर दिया कि चाहे जेल में हो या जेल के बाहर हो, उसको वोटिंग करने का अधिकार है, जो मेरी समझ से तथ्यों से परे है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जब जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है तो उसका फंडामेंटल राइट सीज हो जाता है, और वोटिंग जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए हम माननीय मंत्री जी को ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह के जब सेंसिटिव प्रश्न हो तो उस पर सेंसिटिव उत्तर देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। तो सलाह आपकी। नहीं सर, ये देखिए जुडिशियल का जो प्रोविजन है, अगर कोर्ट से परमिशन लाते हैं, इस पे हम कैसे यहाँ टिप्पणी कर सकते हैं? हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए सारा नागरिक समान है, लेकिन अगर जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो इसको आप भी नहीं कह सकते। मैं लॉ मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसका वोटिंग राइट सीज हो गया है। जो कोर्ट का अधीन में चले जाते हैं और जुडिशियरी प्रोसेस में जब आ जाते हैं, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। चुनाव भी जीतते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? के मुरलीधरन before to the central government that the voting right should be given by the Pravasi Indians. Sir, in the state of Kerala, most of the Keralites are working in Gulf countries. In the election time, they are not in a position to come back and cast their vote. So I request the Honourable Minister whether the government should consider Pravasi voting right. Yes, sir, this is a very positive suggestion. And I have already told Election Commission also that we will make provisions and give us proper suggestions how we will allow our people who are staying outside and working to be given an opportunity to vote. And we are also thinking that online voting system, how it can be encouraged, how it can be done. But before declaring anything, before doing or making any declaration, we have to ensure the safety, the transparency, and also to protect it from any malpractices or misuse. मनीष तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है कंपल्सरी वोटिंग को लेकर, मैं माननीय मंत्री जी से इत्तेफाक रखता हूं कि जबरन किसी से वोटिंग कराना उचित नहीं है। पर अगर आप देखें और पूरे देश में देखें तो जो इस देश के कथाकथित अमीर इलाके हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, और जो वर्किंग क्लास के इलाके हैं और ग्रामीण इलाके हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत अधिक रहता है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले। तो इस सदन में अगर आप एक चर्चा कराएं कि किस तरह से ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसको बढ़ाया जा सके, जिससे कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। और मेरा सवाल मंत्री जी से एक है, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सवाल ये है मंत्री जी कि डज द सोर्स कोड of the electronic voting machines, does it vest in the Election Commission of India or does it vest in the companies which are manufacturing the EVMs? I want a specific answer to that. If you don't have it, ready, you can send it in writing. Sir, जैसे कि जजेस का अपॉइंटमेंट सरकार करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद जज इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, जरूर नोटिफिकेशन हम निकालते हैं। वैसे ही कंपनी अगर मशीन बनाते हैं
और वो इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं, उसके बाद कंपनी कैसे कंट्रोल करेगा इलेक्शन मशीन को? वो ईवीएम के इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाते हैं। EVMs lie with the election commission, or does it lie with the company which manufactures it? That's my specific question. सर, वो मैं इलेक्टोरल वोटिंग मशीन पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और इन्फेरेंसेस भी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सवाल ये है, नहीं क्या सवाल आपने पूछ लिया। मैं एक मिनट बैठो मंत्री जी, एक मिनट, आप भी बैठो। एक बात, मैं पूरे विश्व के कई देशों में गया हूं और मैं कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, और देश में 17 आम चुनाव के अंदर जिस तरीके से चुनाव आयोग करोड़ों लोगों का मतदान सिस्टम कराता है, ये कम से कम भारत के लोकतंत्र को विशेष रूप से बधाई देना चाहिए। इतना कोई सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम डेवलप करना मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा डेमोक्रेटिक सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर हो गया सर 325 सर, क्वेश्चन 325 सर। सर, ये सबका प्रयास है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, हम सबका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा, ये हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जैसे बताया, पूरे दुनिया में इलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस के लिए हिंदुस्तान में लोग सीखने के लिए भी आते हैं और हिंदुस्तान लोगों को बुलाते भी हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन के टीम विदेश में जाते हैं, यूएन की तरफ से इन्विटेशन आता है, तो इंडियन इलेक्शन सिस्टम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड by the worldwide as one of the best system in terms of conducting the election. Question number. Sir, security of. But don't try and dodge and evade the question. It's a very serious question which goes to the heart of our parliamentary democracy. Question, Baluji. And I would like to place those concerns on the floor of the House. Sir, security of our borders have become more vulnerable. This is very much evident by our experience in Ladakh and as well as Arunachal Pradesh. So in this context, the defense expenditure has to be increased multifold. And moreover, the defense expenditure as of now is, it is about 2 point, maybe correct, my stat is, so it is about 2.33 of GDP. I think it is very much correct. And moreover, the expenditure has to be enhanced in the area of modernization, in purchasing sophisticated equipment so as to be used in the operational area for a successful combat experience. So now, when is our government is going to increase the defense expenditure to the target of 3% of GDP? सर, माननीय, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि रक्षा का जो ट्रेंड है व्यय का, वो उत्साहजनक नहीं है। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय बहुत ही वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं जिनसे हम सीखते भी हैं, सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए ही अभी केंद्र के मंत्रालयों में सबसे अधिक व्यय बजट रक्षा मंत्रालय का है, सबसे अधिक है माननीय। 2013-14 में रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपए था और आज दोबारा लेट मी से प्लीज, आज दोबारा 5.25 लाख करोड़, यानी कि 5 लाख 25। हाँ, 5 लाख, तो ये दुगना हो गया मान्यवर। तो कमी तो कहीं नहीं है। सर, मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सिपरी के बारे में सभी साथी हमारा जानते हैं। सिपरी ने 3 चीज इतनी अच्छी बोली हैं, मैं सारे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सिपरी हमको सर्टिफिकेट दे रही है, वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उनके अनुसार
भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। नंबर 1 पर यूएसए है, दूसरा चाइना है, तीसरा भारत है जो रक्षा बजट में खर्च करता है मान्यवर। तीसरे नंबर पर हम हैं। और दूसरी बात ये कही है सिप्री ने कि भारत ने 211 से लेकर 2020 के बीच में 2020 के बीच में 76% अपना बजट बढ़ाया है। और ये भी मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मान्यवर कि 2011 से 2020 के बीच में पूरी दुनिया में केवल 9% बजट बढ़ा है। कहां हम 76 पर और दुनिया 9% पर। इसलिए मैं बताना चाहता हूं मान्यवर कि कहीं से कहीं तक कोई कमी इसमें नहीं है। तीसरा, सिप्री ने एक बात और कही है मान्यवर 2020 में कि भारत एक्सपोर्ट करने वाले देशों में 25 नंबर पर खड़ा हो गया। पहली बार जब से माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्रित्व पद संभाला है तब से हम पहली बार खड़े हुए हैं मान्यवर। इसलिए कहीं से कहीं बजट कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि बजट कम हो रहा है, टोटलिटी में तो हम काफी बढ़ गए हैं, लेकिन प्रतिशत में अगर कहीं पर लग रहा है तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम रिवाइज बजट लाते ही हैं। आप जानते हैं सप्लीमेंट्री बजट आता है। तो हमने अभी पिछले दिनों में कैसे मिला है, मैं 3 ही सालों का आंकड़ा बताता हूं मान्यवर। 2019-20 17,80,931 और फिर 2020-21 13,358.06 करोड़, 2021-22 24,06,887.92 करोड़। यानी कि अगर कहीं कमी भी होती है तो तत्काल प्रभाव से वित्त मंत्रालय स्वीकृति देता है। कोई रुकावट ही नहीं है रक्षा के बजट में। जो हमको चाहिए, जितना चाहिए, जिस चीज के लिए चाहिए वो मान्यवर हम देते हैं। इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है। रक्षा मंत्री बालू जी, आपका सप्लीमेंट्री पूछोगे पहले, रक्षा मंत्री जी पूरा जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, हमारे सहयोगी श्री अजय भट्ट जी ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और बिल्कुल कम्प्रिहेंसिव एक रिप्लाई जैसी होनी चाहिए वैसी रिप्लाई इन्होंने की है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर 2000 में एक कारगिल रिव्यू कमेटी जो है बनाई गई थी और जिसने कि बहुत ही एक कम्प्रिहेंसिव और एक डिटेल अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें इस कमेटी में सेना के जो प्रेजेंट हमारे ऑफिशियल्स हैं वह मौजूद थे, यक्स सर्विसमैन यह भी उसके मेंबर थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, डिप्लोमेट्स थे, सारे लोग इस कमेटी के मेंबर थे। बहुत ही गंभीरतापूर्वक इन्होंने यह विचार किया कि यह डिफेंस में बजट एलोकेशन जो होता है वह किस रूप में किया जाना चाहिए। उस समय भी कुछ लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि जीडीपी का सर्टेन रेशियो होना चाहिए, लेकिन इस कारगिल रिव्यू कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि इस कमेटी ने कहा कि डिफेंस के लिए जीडीपी के किसी फिक्स परसेंटेज के एलोकेशन की जरूरत नहीं है। यानी इस जीडीपी के किसी फिक्स परसेंटेज के एलोकेशन की रिकमेंडेशन इस कारगिल रिव्यू कमेटी ने नहीं की थी उस समय भी। और साथ ही यह कारगिल रिव्यू कमेटी ने यह भी कहा था कि हमें यह देखना चाहिए कि डिफेंस पर हुए हर 1 रुपये का खर्च हर रुपये पर कि हमको एक मैक्सिमम वैल्यू मिले। यह बात कारगिल रिव्यू कमेटी ने कही थी। और इसके लिए हमें अपने खर्च को प्रायोरिटाइज करना होगा, फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर करना होगा और डिफेंस प्रोडक्शन में इफिशियंसी हमको लानी पड़ेगी। यह कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और उस रिकमेंडेशन में जो कुछ भी कहा है कि फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर करने की बात, डिफेंस प्रोडक्शन में इफिशियंसी लाने की बात, वह सब हमारी गवर्नमेंट इस समय हमारा मंत्रालय कर रहा है। यार बालू जी। Sir, US is spending about 3.4% of GDP and Russia is spending about 3.9% of GDP, whereas India is only 2.33. When comparing to all the size of the countries, all the 3 countries, is it not necessary to increase the combating capability of our country to that level at least, on par with Russia and US? It's not necessary. So all these defense experts and analysts, they have definitely they have recommended the combating capability of India should be enhanced
to that level. So that is why modernization and going for the sophisticated equipment, technologies are necessary. So the defense expenditure has to be increased. That is my contention, sir. सर, कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। देश की सीमाएं चाक चौबंद हैं और जैसा कि अभी लेह लद्दाख की बात आई थी कि कमजोर है, कहीं पर है, कहीं नहीं है। आज हमारे जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा उठा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से देश सुरक्षित है, कहीं से कहीं तक नहीं है। और सेना का आधुनिकीकरण हम कर ही रहे हैं। हमने 2013-14 से 22-23 तक इसमें किए जा रहे व्यय में 76% की बढ़ोतरी करी है। 76% की बढ़ोतरी कोई कम बढ़ोतरी नहीं है मान्यवर। और पहले ही मैं कह चुका हूं कि जो दुनिया 9% खर्च कर रही है और हमने उसमें 76% खर्च किया है, दुनिया के सामने रिकॉर्ड है। इसलिए कहीं से कहीं जो चिंता आपकी है वो चिंता हमारी है, लेकिन चिंता का निराकरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने देन एंड देयर कहा गया है कि जो जैसे है जहां पर हैं वहां पर आप अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए। गलवान आपने देख लिया है, कई घटनाएं आपने देख ली हैं, जो भी हमारी स्ट्राइक से हुई हैं आपने उनको देखा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक से हो कुछ और भी हो। तो इसलिए आज दुनिया हमारा लोहा मानती है और आप देख रहे हैं आज जगह जगह कहीं भी कुछ होता है तो प्रधानमंत्री जी की तरफ दुनिया की नजर जाती है। इसलिए कहीं कोई कमजोरी नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। Thank you, sir. Sir, in the reply, there is talking about expenditure. The MOD and all our scientists have done wonderful work in the defense, especially our PSUs and the scientists. Especially BrahMos is one of the finest example which makes all of India proud, sir. I would just like to ask that during this tenure, there's a lot of discussion about strategic partnerships. And in Atmanirbhar Bharat, which is a wonderful scheme, I don't think anybody would object to it. A lot of Indian companies have shown a lot of interest in this strategic partnership. To give a small example is Baba Kalyani's company, which also has a big presence in my constituency. But somehow we still are depending on foreign partners and not on Indian indigenous production. So what more will government do to help such good strategic partners who are Atmanirbhar in India and are waiting for the honourable government and the ministry for orders? So if you could kindly say something and for encouragement. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, समझा दो आज। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा जो कैपिटल बजट है उसमें हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है कि उसका 68% जो है केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर खर्च किया जाएगा। यह फैसला हमारी सरकार ने किया है और जो रेस्ट अमाउंट जो बचता है उससे आवश्यकता पड़ी तो एक्सपोर्ट करेंगे। और लगभग 309 ऐसे आइटम्स हैं जिनके बारे में हमने यह डिसीजन लिया है कि हम किसी भी सूरत में एक टाइम लिमिट निर्धारित की है। कुछ 24 के बाद, कुछ 25, 26, इसके बाद किसी भी सूरत में हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि भारत में ही पूरी तरह से इंडिजिनस तरीके से वह सब सारे आइटम्स तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 326 श्री गुमान सिंह दामोर। 326 जवाब सभा पटल पर रखा सर। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और हमको इसका लाभ कोरोना काल में मिला है। मैं आपके माध्यम से आयुष मंत्रालय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। आयुर्वेद हमारा सबसे प्राचीन ज्ञान है और हम इस ज्ञान का उपयोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब से ज्यादा करना शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रों में और विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कई व्यक्ति पीढ़ियों से वैद्य का काम कर रहे हैं और उन्होंने कोरोना काल में कई लोगों की जानें बचाई है। वे स्किल्ड हैं, परंतु उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ऐसे वैद्यों का पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी और उनको विधिवत चिकित्सा की अनुमति देगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय संसद ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में
आज उन्होंने उठाया है। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय संसद एक डॉक्टर भी है, प्रतिष्ठित डॉक्टर है, और उन्होंने अच्छा, दो है ना, सॉरी मैं क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उन लोगों का पास अनुभव है और सही सवाल उन्होंने लाए हैं, क्योंकि हमारे देश की प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति का शक्ति इतना दिन तक हम लोगों ने महसूस नहीं किया था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से आयुष को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया और उन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया, सिर्फ एक दिन में एक स्कीम अनाउंस किया उसका बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं, निरंतर कोशिश जारी रखा, जिसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हम सबको, इस सदन को गर्व महसूस करना चाहिए, होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए। और माननीय संसद ने जो सवाल की है ये सही है। जो भी हमारे हीलर्स है, सदियों से परंपरागत पद्धति के द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सेवा करते आए हैं, जो प्रैक्टिशनर है, इनको सही मान्यता देना चाहिए। ये मैं आपका साथ सहमत हूं और इसका काम शुरू हो रहा है। हर प्रदेश को ऐसे ही कहा गया है कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए, जिसको आज तक स्वीकृति नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने रात देर रात को भी कोई फैमिली का कोई संकट होता है स्वास्थ्य का, तो प्राचीन पद्धति के जरिए उस फैमिली को राहत देते हैं, तो उनका निश्चित रूप से सूची तैयार हो जाना चाहिए। मैं आपका पास सहमत हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे जंगलों में बहुत औषधियां हैं और हम उन औषधियों का बराबर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। अभी भी हम जो औषधियां बनवाते हैं वो 1940 और 1945 के नियम के अनुसार बनाते हैं, जो कि अंग्रेजों के जमाने का है। अब बहुत परिवर्तन आया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या हम राष्ट्रीय नीति तैयार करेंगे ताकि हमारे वनों में जो औषधियां हैं उनका हम अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो भी स्कीम है, वन धन योजना, इसके आधारित जो जंगल में हमारे मेडिसिनल जो प्लांट है इसका कलेक्शन किया जाता है, आपको भी मालूम है। तो ये बात सही है कि हम लोगों को कन्वर्जन मोड में इस चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए आयुष मंत्रालय, एग्रीकल्चर मंत्रालय, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय और साथ में ट्राइबल मंत्रालय, हम एक साथ मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में निश्चित रूप से हम कदम उठाएंगे। श्री ढाल सिंह बिसेन। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से मंत्री जी ने उत्तर दिया और दामोदर जी ने प्रश्न पूछा, सम्मिलित प्रश्न था। मैं इस प्रश्न के माध्यम से आयुर्वेद जगत की जो महत्ता है इसको प्रतिपादित करने के लिए माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब दिया, उसके लिए मैंने धन्यवाद देते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मूल कारण है कि आज जो भी हमारी आयुर्वेद औषधियां हैं ये लगभग विलुप्त हो रही है और जंगलों के अंदर है। और अभी भी जानकारी में आ रहा है कि 85% इसका कलेक्शन टोटल जंगल से हो रहा है। और जिस तरह से मोदी जी की कल्पना है कि हम खेती को बढ़ावा दें, खेती को आय दुगनी करें, तो जितनी विलुप्त औषधियां हों उनका संरक्षण करने के लिए और औषधियों की सुनिश्चितता करने के लिए अभी हो ये रहा है कि हम जड़ी बूटियों को पैदा करने के लिए वन विभाग को हम के ऊपर आश्रित हो गए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए और जड़ी बूटियों की सुनिश्चितता के लिए और वनों पर ज्यादा आश्रित ना होते हुए इसकी पूरी सुनिश्चितता कराने के लिए ऐसी नीति बनाएं जिसके कारण वन विभाग, पर्यावरण विभाग, किसान और हमारा आयुष विभाग मिल करके नीति बनाए और
उत्पादन और मांग के आधार पर किसानों को जागृत करे, किसानों से डिमांड दे। और अभी सरकार के पास आंकड़ा भी नहीं है अध्यक्ष महोदय कि देश में औषधियां कितनी लग रही हैं। आज कोरोना के बाद लग रहा है कि विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ी है, तो एक आंकड़ा भी देश के सामने आए और कितनी मांग है और कितनी हम पूर्ति कर रहे हैं, इसकी सुनिश्चितता करने का काम एक पूल का काम विभाग करे, और ताकि किसान भी इसको पैदा करें और जंगल की औषधियां सुरक्षित रहें, और जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए विभाग सहायता देता आपने बताया है, पर 2021 के बाद देना नहीं बताया है। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आगे भी इस योजना को आगे लागू रखें, ताकि किसान का उत्पादन बढ़ेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, सामान्य खेती से उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। पर अभी केवल वन विभाग देखता है, तो आप इसको लीड करते हुए करेंगे क्या, केवल माननीय मंत्री जी तक जाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की हॉर्टिकल्चर विभाग की द्वारा इन विषय पर हम लोगों ने बढ़ावा दी है। और जैसे आपको भी मालूम है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ मेडिसिनल हार्बल का खेती किया जाता है और लोगों को इस विषय पर प्रसूचित किया जाता है, और नर्सरी हो, हर्बल गार्डन हो, इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान जा रहा है। मुझे लगता है कि अगले दिनों में आपकी जो सवाल है, आपके मन में जो शंका है, ये आपने सही कहा है कि हमारे कुल मिलाकर देश के अंदर जितना भी मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज है, इनका सही सूची प्रस्तुत होना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि हमारे शक्ति को हमें खुद समझ में आए। तो मुझे लगता है कि अपने विभाग की द्वारा जो भी हम लोगों ने अब तक कदम उठाया है, कुल मिला के 242 यानी कि 242 हम ऐसे मेडिसिनल स्पीशीज को विशेष रूप से हमें आगे बढ़ाया है, जिसका आज मार्केट मोर देन 100 मेट्रिक टन का उसका वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अगले दिनों में आपके सुझाव के मुताबिक हम निश्चित रूप से, अगर कहीं और भी करना बाकी है, इन चीजों को हम विशेष रूप से मान्यता देंगे। रामबिहारी दास। Thank you, sir. Whether the government has any plan to open exclusive specialized Ayurvedic hospital and research center under Ayush Ministry, just like that aims in the state level. Thank you, sir. As you know, we have Center of Excellence in the sector of Ayush. Many important institutions, right from All India Institute of Ayurveda Sciences from Delhi to the different part of the country. But in the near future, growing the demanding situation, definitely will put a thought into it, and as per the proposal sent by the respective state government and in consultation with state government, definitely in the near future will examine your proposal. Thank you. Question number 327, Sri TRVS Ramesh. माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 328। आप पूछना चाहते हैं? सर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं संक्षेप में पूछूंगा। सर, दिसंबर महीने में आपकी अनुमति से कोविड पे यहाँ पे चर्चा हुई थी। उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया और उस समय मैंने मंत्री जी से पूछा कि जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, उसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप है, उस गैप को वो क्यों कम नहीं करते। उस समय कोई उत्तर नहीं आया है, लेकिन आज सूत्रों से पता चल रहा है कि सरकार इस नजर में सोच रही है। तो मेरी दोबारा मांग रहेगी कि ये सरकार आज मंत्री स्पष्ट करे, क्योंकि दिसंबर महीने में हमने जब चर्चा हुई उस समय पूछा बूस्टर डोज के बारे में, उस समय पूछा 18 साल से कम आयु के वैक्सीन के बारे में, पर मंत्री महोदय से उस समय कोई उत्तर नहीं आया और 2 हफ्ते बाद सरकार ने नीति निकाली। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय पार्लियामेंट में ये सबके सामने स्पष्ट करे कि कोविशील्ड के जो पहले और दूसरे वैक्सीन पे जो गैप है, उस गैप को कम करने के लिए आप अपने सरकार की क्या नीति रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, कभी जो भी इंफॉर्मेशन है और जब सदस्य ने पूछा है तो जो स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार हमने रिप्लाई दिया है। वैक्सीन
कब देना, किसको देना, कितनी आयु को देना, वो निर्णय साइंटिफिक होता है, हम नहीं करते हैं, वो साइंटिफिक एक्सपर्ट कमेटी करते हैं। जब जब हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है उसके अनुसार हमने 18 एबोव को वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव किया था। उसके बाद कमेटी ने हमें रिकमेंडेड किया तो हमने 15 एबोव को किया और आज 12 एबोव देश के बच्चों को टीका लग रहा है और आने वाले दिनों में एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर हम करेंगे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री